नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो क्लास है वह है कक्षा 10 हिंदी गद्य। कक्षा 10 हिंदी गद्य जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और इनका महत्वपूर्ण जो पाठ है वह है ममता। तो जयशंकर प्रसाद को शुरू करने के पहले आप लोगों से अपेक्षा है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके हित में बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे यहाँ से मैटर निकलता रहेगा वह आपके पास पहुँचता रहेगा। तो शुरू करें बच्चों। अगर हमारा अगला जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के संदर्भ में एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय होने जा रहा है जो छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के जीवनी के संदर्भ में देखें तो इनका जन्म काशी, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। ध्यान देना कि जयशंकर जी का जन्म जो देखा जाए वो कहाँ है? काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। और इनका जन्म 1889 में कब हुआ था बच्चों? 1889 में इनका जन्म हुआ था। आती है बात कि जन्म के साथ इनके पिता और इनके पिता का कारोबार क्या था, कैसे थे, थोड़ा सा इनके पृष्ठभूमि पर चलते हैं। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी इनके पिताजी का नाम था। देवी प्रसाद जी का भी साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। साहित्य में इनका भी अपने आप में देखा जाए तो साहित्य के प्रति इनका भी अपना रुझान था। साहित्य के प्रति इनकी रुचि थी और साहित्य के प्रति रुचि होने के नाते आप यह कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो परिवेश था, वातावरण, पिताजी का साहित्य में रुचि होने के नाते जयशंकर प्रसाद जी का भी साहित्य के प्रति काफी रुझान पैदा हुआ। और इस परिवेश के वातावरण के बीच में जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ, यह इनका ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि 9 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता काव्य को पिता के सम्मुख रखा, पिताजी को दिखा दिए। अपनी पहली रचना 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखी। तो 9 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता आती है और इस कविता को देख करके पिता देवी प्रसाद हृदय से आह्लादित होते हुए, प्रसन्नता से मुग्ध होते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में उन्हें कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो 9 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता आ रही है, काव्य की रचना कर रहे हैं। और इस काव्य की रचना करने के वजह अब इनके द्वारा पिताजी को दिखाया गया, तो पिता देवी प्रसाद ने इन्हें
कवि के रूप में कवि बनने का आशीर्वाद दिया। पिताजी ने इन्हें क्या दिया? कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यह तो इनका परिचय रहा और पिताजी के प्रभाव से कहने का मतलब साहित्य के प्रति रुझान आया और काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी पहली रचना किया, जिसका आशीर्वाद इनको पिताजी से प्राप्त हुआ। बाल्यावस्था पर देखा जाए पिता के साथ, तो बाल्यावस्था पर अगर हम लोग ध्यान दें तो बाल्यावस्था में जयशंकर प्रसाद अपने माता पिता के साथ, जयशंकर प्रसाद अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों पर गए, विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे। उनके संगत का यह प्रभाव पड़ा कि वह माता पिता के साथ कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन प्रकृति की विडंबना है कि समय के पहले ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। समय के पूर्व ही प्रकृति की विडंबना ही कहा जाए कि माता पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद परिस्थितियां विपरीत हुई और इस विपरीत परिस्थितियों में इनकी शिक्षा दीक्षा पर आते हैं, हम बात करते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा भार जिनके द्वारा वहन किया गया वो इनके बड़े भाई थे। इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से इनके बड़े भाई के द्वारा किया गया और इनके बड़े भाई का नाम था शंभुनाथ। इनकी शिक्षा दीक्षा जो की गई, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? शंभुनाथ। शंभुनाथ के द्वारा इनकी पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया गया और इनका दाखिला या इनका कहा जाए प्रारंभिक समय में जो इनका एडमिशन किया गया बाल्यावस्था में, इनका क्वींस कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। कहाँ कराया गया? क्वींस कॉलेज में इनका दाखिला कराया गया। कॉलेज में क्वींस कॉलेज के अंतर्गत इन्हें प्रवेश दिलाया गया। शिक्षा दीक्षा का कारोभार किसके ऊपर आया? शंभुनाथ जी पर। और इस की पूरी व्यवस्था इनके द्वारा की गई और इनका एडमिशन भी क्वींस कॉलेज में शुरुआती दौर में करा दिया गया, लेकिन इनका रुझान शिक्षा पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत लगा नहीं। कराया तो गया लेकिन शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रुझान नहीं पड़ा। अब बहुत ज्यादा रुझान न होने के कारण इनका जो पढ़ने की गति, काव्य के क्षेत्र में इनका जो अनुपम योगदान है कि शिक्षा दीक्षा में बहुत अपार रुचि न होने के बावजूद भी इन्होंने स्वाध्याय अध्ययन करना शुरू कर दिया। स्वाध्याय मतलब घर पर ही शिक्षक के सानिध्य में रह करके इन्होंने स्वयं अध्ययन करना शुरू किया और स्वाध्याय अध्ययन के रूप में इन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। पुराण कहा जाए, अनेक साहित्यों का इन्होंने स्वाध्याय अध्ययन किया। हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी इन्होंने निपुणता से ज्ञान अर्जित किया। अगर देखा जाए इनके अध्ययन का जो माध्यम था, वो अगर देखा जाए कि क्वींस कॉलेज में इनकी रुझान तो नहीं थी, लेकिन स्वाध्याय अध्ययन शुरू किए और स्वाध्याय अध्ययन में इनका मन लगा और इनमें
योग शिक्षकों के द्वारा, हमने कहा ना स्वाध्याय में, योग शिक्षकों के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में, किसमें अंग्रेजी और संस्कृत जैसी भाषाओं में अध्ययन करने लगे, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में अध्ययन करने लगे। यह उस समय की घटना कि पिता के सानिध्य में रहते हुए कविताओं का प्रथम रचना 9 वर्ष की अवस्था में, लेकिन पिता माता की मृत्यु के बाद जिम्मेदारियां ली गई बड़े भाई शंभू के कंधों पर आई। शंभू के कंधों पर आने के बाद इन्हें क्वींस के कॉलेज में एडमिशन लिया गया, लेकिन रुझान न होने के नाते कॉलेज को छोड़ दिए और स्वाध्याय अध्ययन करते हुए अंग्रेजी और संस्कृत में भाषाओं पर अध्ययन करना शुरू किए। अब यहाँ इस अध्ययन के बाद एकाएक पुनः प्रकृति का एक प्रकोप इनके ऊपर आता है। कहा जाए कि 17 वर्ष की ही अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 17 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में भाई शंभूनाथ की भी मृत्यु हो जाती है। 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद, इस असामयिक मृत्यु के बाद देखा जाए तो इनके ऊपर एक ढंग से प्रकृति का प्रकोप बड़ा ही असहज महसूस करने वाला दृष्टांत प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में भी जयशंकर प्रसाद जी अपने स्वाध्याय अध्ययन को छोड़ा नहीं, वह स्वाध्याय पर अनवरत कार्य करते रहे। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी इनके द्वारा वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। कहने का मतलब परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी इन्होंने अपने स्वाध्याय के अध्ययन जो इनके द्वारा किया जा रहा था उस पर इन्होंने कहीं ब्रेक नहीं लगाया, रोका नहीं, यह अनवरत इनके द्वारा होता रहा। और संपूर्ण जीवन में के अंतर्गत इनके द्वारा 3 शादियां भी की गई, लेकिन यह तीनों शादी इनके जीवन संगिनी के रूप में जो आई, इनके ही जीवन काल में उनका भी काल कौलित हो गई। कहने का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। शादियां इनके द्वारा 3 की गई, लेकिन तीनों की क्या हो गई? इनके ही रहते हुए इन तीनों की भी क्रिया मृत्यु हो गई। और फिर भी ये अपने स्वाध्याय में कार्य करते हुए रहे और इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। एक महान व्यक्तित्व के सामने एक प्रकृति की किस ढंग से असामयिक मृत्यु का अनवरत जो चल रहा है, फिर भी एक अपना अध्ययन का जो विषय था इनके द्वारा छोड़ा नहीं गया। कहने का मतलब पिता बाल्यावस्था में, माता पिता, 17 वर्ष की उम्र बड़े भाई, फिर देखा गया कि इनके द्वारा अपनी जीवन संगनी से भी विक्षोभ होना पड़ा, दूर होना पड़ा। प्रकृति के काल व्यवस्था के अनुसार उनकी भी मृत्यु हो गई। छोटे भाई की भी, इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्हें काशी नागरी प्रचारी, ध्यान देना है,
इन्हें काशी नागरी प्रचारिणी, काशी नागरी प्रचारी और हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा, काशी नागरी प्रचारी और हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा, दो जगह ध्यान देना, हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा, हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा, हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा सम्मानित किया गया। कहां कहां से? काशी नागरी प्रचारी और हिंदुस्तान एकेडमी के तहत इनको सम्मानित भी किया गया। इन्होंने नाटक, इनकी रचनाओं में अगर हम देखेंगे तो नाटक, कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इनके नाटकों में ये जो भी नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, वह ऐतिहासिकता को लेते हुए इनके नाटक लिखे गए हैं। इनके नाटकों में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त इतिहास के माध्यम से वर्णन करते हुए नाटक लिख रहे हैं। कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी प्रमुख नाटकें हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामी, राजश्री, जन्मेजय, इनकी महत्वपूर्ण नाटक, इनके महत्वपूर्ण क्या हैं? नाटक हैं। और यह सारे नाटक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक नाटक का इनकी कृतियों में ज्यादा उल्लेख दिखाई देता है। नाटक के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहानी, इनके द्वारा रचित की गई कहानियों में प्रतिध्वनि, साथ ही साथ छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। साथ ही साथ अगर काव्य के क्षेत्र में इनकी रचनाओं का अध्ययन करना है तो काव्य के क्षेत्र में इनका एक महाकाव्य है। काव्य के अंतर्गत इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है, काव्य के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण रचना जो महाकाव्य के नाम के रूप में वर्णित है वह है कामायनी। कामायनी इनका एक महाकाव्य है। कामायनी। झरना, ध्यान देना भाई, झरना, आंसू, इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। तो नाटक में देखा जाए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय जैसे नाटकों का चित्रण किया, लिखा। कहानियों में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, काव्य में कामायनी। उपन्यास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उपन्यास में इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास के अंतर्गत इनकी महत्वपूर्ण रचना है कंकाल। उपन्यास के अंतर्गत
यदि वर्णन किया जाए तो उपन्यास के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण रचना है उपन्यास। उपन्यास में इनके द्वारा रचित रचना है कंकाल। कंकाल उपन्यास के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण रचना है कंकाल। तितली इनकी महत्वपूर्ण रचना है कंकाल और तितली। इरावती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निबंध में काव्य कला इनकी एक महत्वपूर्ण निबंध है। इनकी शैलियों पर अगर हम लोग नजर रखें, जयशंकर प्रसाद की लेखन शैली पर अगर हम जाएं तो इनकी महत्वपूर्ण लेखन शैली दिखाई देती है। इनकी महत्वपूर्ण लेखन शैली जो है वह है वर्णनात्मक। इनकी महत्वपूर्ण लेखन शैली पर अगर हम करें तो इनकी महत्वपूर्ण लेखन शैली क्या है? वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक। वर्णनात्मक अलंकारिक शैली। भावात्मक इनकी शैली में और भी क्या है? भावात्मक शैली। वर्णनात्मक, भावात्मक और साथ ही साथ इनकी जो शैली है वह है चित्रात्मक शैली। तीन प्रकार की शैलियां दिखाई देती हैं, वर्णनात्मक, भावनात्मक और चित्रात्मक शैलियां इनकी मिलती हैं। हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है वह टॉपिक है ममता। ममता ममता नामक कहानी जो है, ममता नामक कहानी आकाशद्वीप। ममता नामक यह जो कहानी हमें आज चर्चा हमें जानना है, ममता नामक कहानी आकाशद्वीप में आकाशद्वीप में संग्रहित कहानियां। यह इसका संग्रह कहाँ किया गया है? आकाशद्वीप। आकाशद्वीप कहानी में इसका संग्रह किया गया। किसका संग्रह? ममता का संग्रह आकाशद्वीप कहानी में किया गया है। ममता का जो संग्रहित की गई है वह कहाँ संग्रहित की गई है? इस कहानी को संग्रहित की गई है आकाशद्वीप में। कहाँ की गई है? आकाशद्वीप में संग्रहित की गई है। इस कहानी में प्रसाद जी ने आते हैं, हम जीवन परिचय के बाद इस कहानी के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। ममता नामक कहानी जो है वह आकाशद्वीप कहानी में संग्रहित की गई है और ममता की इस कहानी में ममता एक नायिका के रूप में जयशंकर प्रसाद के द्वारा नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। ममता इस कहानी में ममता का जो रोल है वह किसके रूप में? एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। किसके रूप में? नायिका के रूप में चित्रित किया गया। और यह एक ऐसी नायिका जो भारतीय संस्कृति, स्त्री समाज की, नारी का सम्मान का द्योतक होते हुए अपने कर्तव्य निष्ठता से विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य निष्ठता को न भूलते हुए एक व्यवस्था के तहत अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए एक नारीत्व का परिचय दिया जा रहा है। इस ममता पाठ के अंतर्गत भारतीय नारी का वह चित्रण हो रहा है जिसके मानते पर एक विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी अपने धर्म से, अपनी कर्तव्य निष्ठता का बोध होते हुए अपने आप को एक व्यवस्थित, अपने आप को एक धर्मयुक्त नारी के रूप में परिणित किया जा रहा है, एक धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तो चलें बच्चों, हम लोगों का ममता का जो विषय बिंदु है एक नायिका के रूप में
और यह नायिका का है चित्रण कहां? यह नायिका का चित्रण शेरशाह के द्वारा रोहतास के दुर्ग पर आक्रमण से संबंधित है। उसके पूर्व की घटना पर हम लेते हैं। रोहतास के दुर्ग पर ममता, जो दुर्ग सोड़ नदी के तट पर, सोड़ नदी के साथ संलग्न है, दिखाई देता है, तो रोहतास के दुर्ग पर सोड़ नदी के उस उमड़ को, उस लहर को देख रही है। और वह ममता उस सोड़ नदी रोहतास के दुर्ग के में बैठी हुई, किले में बैठी हुई, या उस रोहतास के दुर्ग में उसके बने हुए मकानों के में बैठी हुई ममता सोन नदी की जो बहाव है, जो उसकी गति है, उस बहाव की उस श्रृंखलाओं को देखते हुए इस ढंग से तन्मय हो जाती है कि वह अपनी शुद्ध बुद्धि को खो जाती है। क्योंकि ममता एक ऐसी युवती के रूप में ऐसा चित्रित कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की, एक ऐसी नायिका जो अभी युवा है, और सोन नदी की कलरव की वह आवाज, वह उसका उत्साह, उसकी बहाव को देख करके इस ढंग से मंत्रमुग्ध हो जाती है कि अपने आप में उस कलरव की विहुलता में विकलता को समेट करके उसी के साथ तल्लीन हो जाती है। कहने का मतलब, रोहतास के दुर्ग के में कमरे पर बैठी हुई ममता उस सोड़ नदी की बहाव की गति को देख करके उसी में वह मनन हो जा रही, उसी मय हो जा रही है। इसी बीच रोहतास दुर्ग पर ममता के पिता के द्वारा प्रवेश किया जाता है, और प्रवेश करते ही ममता, उसकी इकलौती बेटी थी, ममता उनकी क्या थी? इकलौती बेटी थी। और वह एक ऐसी इकलौती बेटी जो विधवा हो चुकी थी, और विधवा हुई उस बेटी को निहार रहे हैं कि मेरे कमरे में प्रवेश करने के बावजूद भी यह हमारी प्यारी पुत्री सोन नदी के इस बहाव को, इस श्रृंखला को में इतनी मंत्रमुग्ध है, इतनी उदासीनता में अपने आप को रख करके तल्लीन हो चुकी है कि मेरे आने की भी सूचना उसके तक नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसी विह्वलता की दशा में एक पिता अपनी पुत्री को देख करके उसके मन में जो क्षोभ हुआ, वह उस क्षोभ का यह परिणाम हुआ। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि वह पुनः बैक फुट होकर पीछे होते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं, और उस कमरे के पीछे निकलने हुए, कमरे से जब पीछे निकलते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद, कहा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की लेखनी में है कि एक पहर बीत जाने के बाद यह ममता कोई सामान्य नारी नहीं थी, रोहतास के दुर्ग की मंत्री की पुत्री थी। और एक मंत्री की पुत्री की यह विवलता का जो मूल कारण था, धन संपदा नहीं था। वह क्या नहीं था? धन संपदा नहीं था, बल्कि विधवा ही होना, निराश्रितता। एक समाज के अंतर्गत, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विधवा निराश्रितता का, जिसका कोई आश्रय न हो, वह इसकी विह्वलता जो यौना की अवस्था में विधवा हो चुकी थी, इस विह्वलता को देख करके पिता के द्वारा भी दुख हुआ। और एक पहर के बीत जाने के बाद पिता चंद्रचूड़ के द्वारा पुनः आया जाता है कमरे के अंदर,
और कमरे के पास जब आते हैं तो स्वतः नहीं बल्कि अपने अनुयायियों के साथ आते हैं और एक भरी कहा जाए कि थालियों से सजी हुई रक्त मणियों से सजी हुई एक अनुयायियों के साथ आते हैं और इतने लोगों के 10-10 अनुयायियों के साथ जब पहुंचते हैं तो ममता उन कल्लाद आवाजों को सुन करके पीछे मुड़कर देखती है और पिता से यह प्रश्न पूछती है कि ये क्या है। पिता जी का उत्तर कि यह बस कुछ ही समय के बाद है कि सामंत की व्यवस्थाएं चूर हो जाएंगी, राजपाट छीन लिया जाएगा और आने वाले समय में यह जो हमारा रोहतास का दुर्ग है शेरशाह के द्वारा ले लिया जाएगा। फिर पूछती है तो यह शेरशाह के द्वारा जो दिया गया उपहार है यह आपने समझौते करके क्या अपने भावी जीवन की रक्षा के लिए यह समझौता आपको करने के लिए विवश होना पड़ा और इस व्यवस्था में क्या हमारी संपदा चली जाएगी, हमारा राज जा रहा है और उस राज के जाने के बाद इन संपदाओं से क्या हमारा भरण पोषण होगा। ऐसी संपदा नहीं चाहिए पिताजी, ऐसी संपदा से वह वंचित कर रही, हट रही, दूर हो रही है। चंद्रचूड़ उसकी बातों पर नहीं आते और वह कहते हैं, उनकी बातों से पूरी तरह से उद्विग्न हो जाती है और यहां तक कहती है कि क्या अब एक समाज ऐसा नहीं रहेगा कि जो ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पाएंगे। अपने राष्ट्र सम्मान के लिए हमने समझौता करके अपने राष्ट्र की गरिमा को जो गिराया है यह पिताजी कदाचित अच्छा नहीं है। और यह वार्तालाप चल ही रहा था कि इसी बीच शेरशाह के द्वारा कुछ डोलियों के सहित रोहतास के दुर्ग पर उनके सैनिकों के द्वारा डोलियों में प्रवेश किया जाता है, डोलियों में। और चंद्रचूड़ के द्वारा यह कहा जाता है कि यह डोलियां हैं कौन बैठा है, उसमें वह प्रश्न करते हैं और शेरशाह के लोगों के द्वारा यह कहते हैं कि यह नारियों का धोतक है, नारियां सम्मान बैठी हुई हैं। अगर आप इन डोलियों को तोड़ेंगे तो नारियों का अपमान होता है, दोनों के बीच कहा सुनी होती है और इस कहा सुनी के बीच में देखें चंद्रचूड़ की हत्या कर दी जाती है और चंद्रचूड़ की हत्या करके रोहतास के दुर्ग पे शेरशाह के सैनिकों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, पूरी तरह से उनकी वैभवता को अपने सानिध्य में समेट लिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में प्रथम सर्ग का जो चित्रण किया गया है सिर्फ मात्र ही कि अपनी भावी व्यवस्थाओं को देखते हुए चंद्रचूड़ के द्वारा जिस धनार्जन का किया गया था विपरीत परिस्थितियों में बावजूद ममता अपने कर्तव्य की निष्ठा का बोध कराते हुए यह वर्तन कहना चाह रही है कि ऐसी धन संपदा को कोई जरूरत नहीं है। एक ब्राह्मण को चाहिए क्या? केवल एक भोजन, और यह समाज में ऐसा रहेगा कि भोजन भर के लोग मुझे दे देंगे। पिता की निर्मम हत्या के बाद शेरशाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और रोहतास के दुर्ग से ममता भागकर हट जाती है। कहने का मतलब शेरशाह के द्वारा ममता का यहां से चला जाना। अब सर्ग शुरू होता है दूसरे सर्ग में आप देखेंगे कि दूसरे सर्ग का जो वृत्तांत है जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह अवतीर्ण किया गया, लिखा गया है कि ममता यहां से रोहतास के दुर्ग से भागती हुई काशी के उस स्थान पर प्रवेश करती हैं जहां मौर्य और गुप्त
वंशजों के द्वारा, और यहां तक कहा जाए जहां महावीर स्वामी के महात्मा बुद्ध के 5 अनुयायियों के द्वारा पहली बार 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया गया था, उसी स्थल पर पहुंचकर उन खंडहरों के बीच में रहते हुए एक ऐसे स्थान पर अपना वास बनाती है जहां उसे न तो कोई जान रहा है न पहचान रहा है। ऐसी खंडहर के बीच में रहते हुए वह अपना जीवन यापन कर रही है, और एक दिन का समय है कि इस खंडहर के बीच में से शेर शाह के द्वारा चौसा का युद्ध, इतिहास के वृतांत का वर्णन करते होते चौसा के युद्ध में हुमायूं का पराजित हो जाना और हुमायूं के सैनिक का पराजय होने के बाद वहां से चला जाना, भागना, और उसी स्थल से होकर के हुमायूं एकाएक उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां ममता का वास है, अर्थात उस काशी के उस स्थल पर जहां महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया गया था, सारनाथ के उस क्षेत्र में पहुंचते हैं। और पहुंचने पर शेषदाव के द्वारा पराजित होने के बाद इतनी ज्यादा विफलता, इतनी ज्यादा अस्थिरता है कि वह एक ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जहां आगे न तो जब जा सकते हैं न चल सकते हैं, पूरी तरह से थके और मादे हैं, और वहीं पर याचना करते हैं। वहीं पर ममता को यह कहते हैं कि क्या मुझे एक रात रुकने का अवसर मिल जाएगा। और यहां पर जब दोनों का वार्तालाप होता है तो रुकने के संदर्भ में तो कहती कि नहीं से शुरू होता है, रोकना तो नहीं चाहती है, फिर भी उनकी वह विफलता, उनकी वह दीनहीन दशा को देखकर उनके द्वारा जिस ढंग से यह बातें कही जा रही, पानी पीने की मांग की जा रही है कि मैं अब नहीं चल सकता, मेरे साथ मेरे मित्र मुझसे छूट गए हैं और मैं बहुत ही थक गया हूं, अब नहीं आगे जा सकता। ऐसी विषम परिस्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में पड़ने के बावजूद भी ममता अपने नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए, नैतिक कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए यह प्रश्न अपने आप में करती है कि अतिथियों का सम्मान करना भारतीय धर्म या इस देश धर्म या अपने धर्म का सबसे बड़ा वजूद अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। अतिथ्यो देवः भव, अतिथियों को देवताओं के समतुल्य मान करके उन्होंने उस अतिथि भाव से वहां रुकने का आदेश दे देती है, और स्वतः झोपड़ी के अंदर जहां रुकना था हुमायूं को बता करके अपने आप को एक झोपड़ी के किनारे पर अपने आप को आवास बना करके उनको रुकने का आदेश दे देती है। और यह बताते हुए कि शेर शाह, हुमायूं के द्वारा यह बताया जा रहा कि शेर शाह द्वारा पराजित होने के बाद मेरी यह दशा हुई है, कहा जा रहा है कि आज मैं लाचार हूं, मुझे रुकने का अवसर दिया। यह भी प्रश्न जब शेर शाह का आता है तो उसके मन में चित्कार भी होता है कि इसी पिता के द्वारा, इसी शासक के द्वारा, इसी का मतलब शेर शाह के द्वारा जिसका नाम लिया जा रहा है, शेर शाह के द्वारा हमारे पिता चंद्रचूड़ की भी हत्या की गई है। और वहां यह भी संदेह का भाव प्रकट करते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि क्या उसी बर्बरता जैसा व्यवहार तो आपका भी है, हो सकता है इस बर्बरता का रूप इस नारी जात पर या महिलाओं पर आपके द्वारा भी है। फिर हुमायूं इस बात का प्रमाण देता है कि मैं तैमूर वंश का वंशज हूं और इस वंशज में स्त्रियों के साथ कोई छल कपट करने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे अपनी कर्तव्य निष्ठता का भाव का करते हुए ममता के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, लेकिन सुबह के प्रभात में जब सैनिकों के द्वारा उसकी खोजबीन होते होते अपने सैनिक उसको मिलते हैं
और लेकर जाते हैं, तब तक ममता इतनी वहीं से इतनी जगह दूर पर, इतने कोने पर, इतने एकांत में आवास बना लेती है को मिलती नहीं। और के सैनिक वह हुमायूं वहां संदेश दे के जाता है कि काश उसको मिलते, उससे मिल लेते, उस महिला से मिलते, उसने मुझे एक दिन रहने का जगह दिया है, इसके निमित्त मैं उसके लिए कुछ दे देता। यह लालसा हुमायूं के मन में बनी रही, उसे मैं कुछ दे देता। इस लालसा को देख करके वह अपने सैनिकों से यह भी कहता है कि इस जगह को देखते रहिए, यहां मैंने एक दिन रुका है, मेरे द्वारा रुका गया है, और वह स्त्री को मैं कुछ दे भी न सका। और इसी के भाव में मैं आगे चल करके उसी स्थल, उसी जगह पर अकबर के द्वारा बाद में एक कुटिया का निर्माण, एक मस्जिद निर्माण किया गया। और उस निर्माण में हुमायूं के रुकने का तो परिप्रेक्ष वर्णन दिखाई देता है, लेकिन ममता का वहां कहीं जिक्र नहीं मिलता। ममता के रुकने के एवज में हुमायूं का आदेश तो होता है, लेकिन बाद में जब भी अपने सैनिकों को कहा जाता है कि यहां मुझे कुछ करना, देखना है, चाहिए था, लेकिन सारी बातें तो वहां अकबर के द्वारा उस जगह के लिए की जाती हैं, लेकिन उस निर्माणाधीन व्यवस्था पर जो निर्माण किया गया है, उस निर्माणित कला पर कहीं भी ममता का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां इस पूरे पाठ्यक्रम में जो पाठ है, ममता के 2 सर्गों में वर्णन किया गया है, पहला खंड और दूसरा खंड। यहां सिर्फ एक नारी, भारतीय नारी के परिप्रेक्ष्य में, अपनी कर्तव्य निष्ठा के में और विपरीत परिस्थितियों में अपनी कर्तव्य निष्ठता का जिस ढंग से पालन किया, यह एक मार्मिक, यह हृदय विदीर्ण करने वाली बात है। और समय के साथ परिवर्तन तो होता है, परिस्थितियां परिवर्तित तो जरती करती है, लेकिन कर्तव्य से विमुख न होना, यह जो संदेश दिया, यह बहुत ही अच्छा। तो इस ढंग से जयशंकर प्रसाद का जो सारांश है ममता का, उसको बच्चों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और इसी के साथ अगली कड़ी में हम पुनः पाठ को लेकर के आएंगे। तो जय हिंद।